नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर शिक्षा जगत से जुड़े हुए बिंदुओं पर बात करते हैं, जिनमें संस्कृत विषय भी शामिल है और संस्कृत विषय के साथ साथ इतिहास विषय पर भी आपको इसमें वीडियो उपलब्ध हो जाते हैं। इसके साथ अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई बम्पर वैकेंसी है तो ऐसी वैकेंसी के बारे में भी वीडियो में डालता रहता हूँ। फिलहाल अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी जो चल रही हैं, उन अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर के मैं आज का वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिनमें एक अन्वय का टॉपिक जो है, अन्वय का जो बिंदु है, वो अन्वय का बिंदु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से लगभग 4 नंबर का प्रश्न आपके लिए आता है। 4 नंबर का क्यों? क्योंकि एक प्रश्न में लगभग 4 खालिस्तान होते हैं और वो चारों खालिस्तान अगर आपने सही कर दिए तो आप ये मान करके चलिए कि आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो सबसे पहली चीज़ तो कि अन्वय होता क्या है। अन्वय का मतलब कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर आपको वाक्य में शब्द जो हैं उनको व्यवस्थित करना होता है, क्योंकि श्लोक में कहीं पर भी कर्ता कर्म क्रिया व्यवस्थित नहीं होते, वो आगे पीछे रहते हैं, शब्द शुद्ध होते हैं। जैसा मैं संस्कृत के बारे में बार बार कहता हूँ कि संस्कृत में शब्द शुद्ध होने चाहिए, फिर आप उनको आगे पीछे कहीं भी लिखें, उनका अर्थ परिवर्तित या भावार्थ परिवर्तित नहीं होता। तो उसी तरह से जैसे इंग्लिश में अगर हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो वो प्रश्न बन जाता है, या WH वर्ड लगा देते हैं तो वो प्रश्न बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर WH वर्ड तो नहीं, लेकिन अगर हम क्रिया को पहले लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को अगर पहले लिख देते हैं, क्रिया को पहले लिख देते हैं, कर्म को बाद में लिख देते हैं, कर्ता को लास्ट में लिख देते हैं, तो भी सेंटेंस वही रहता है। तो यहाँ जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें भी मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो अन्वय दिया हुआ आएगा उसमें एक श्लोक आपको दिया हुआ रहेगा और श्लोक के आधार पर नीचे जो खालिस्तान दिए गए हैं, उन खालिस्तानों में आपको सही शब्द इनमें से बचे हुए यहाँ भरने हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, कौन से शब्द बच गए और उनको कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, ये कैसे पता चले। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो क्या कि हमेशा क्रिया अंत में आती है। अब जैसे यहाँ पर नास्ति और ये भवती दोनों क्रियाएँ हैं, प्रसिद्धति परितोषयति ये भी क्रियाएँ हैं, प्रकुप्यति क्रिया है, अस्ति क्रिया है। क्योंकि मैंने आपको वाच्य परिवर्तन के समय पढ़ाया था कि जैसे पठती पठता शब्द बनते हैं, ठीक वैसे ही अगर आपको धातु रूप याद है तो इसका मतलब आप क्रिया को सही कर देंगे। दूसरी बात, आपको ऐसे श्लोक में जो बड़े शब्द दिए हुए आए उनको आपको अलग कर लेना है। अलग कर लेने का मतलब कि उनका संधि विच्छेद कर लेना है। जैसे यहाँ किंचित निरर्थकम शब्द हो जाएगा, यहाँ शब्द क्या निकलेगा? किंचित, और आगे निरर्थकम शब्द इसमें निकलेगा। फिर दूसरी बात क्या आती है कि जो शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं उनको आप ऊपर श्लोक में से काटते जाइए और जो बचेंगे उनको फिर हमें यहाँ लिखना है। जैसे संसारी दिया हुआ है, संसारी को हमने काट दिया, खलु दिया हुआ है, खलु को हमने काट दिया, निरर्थकम दिया हुआ है, हमने काट दिया, फिर नास्ति दिया हुआ है, ये काट दिया। ये एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है, पहले वाली लाइन, शुरुआत वाली लाइन कंप्लीट। और उसमें से शब्द हमारे पास क्या बचे? एक बचा है किंचित जो कि यहाँ दिया गया है, और दूसरा बचा है विचित्रे। तो यहाँ देखो इसमें भी विचित्रे है, यहाँ पर संसारे, एक ही मात्रा यहाँ भी है, एक ही मात्रा यहाँ भी है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? विचित्रे। क्योंकि विशेषण और विशेष्य जो शब्द होते हैं उसके आधार पर मैंने बताया। आपने प्रश्न निर्माण के समय या प्रश्न निर्माण की वीडियो में आपने देखा भी होगा कि जैसा शब्द राम, जैसे राम में विसर्ग लगा हुआ तो वहाँ भी हम कै लगा रहे हैं, तो वैसे यहाँ है विचित्र दिया हुआ है तो संसारे हो गया, फिर खलु हो गया। अब क्या बचा? किंचित, केवल एक ही शब्द बच रहा था तो हम यहाँ पर किंचित लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरी लाइन, अश्व दिया हुआ है, काट दिया, चेत दिया हुआ है, काट दिया, फिर वीर दिया हुआ है, काट दिया, खर दिया हुआ है, काट दिया, वहने दिया हुआ है, काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास? भारष्य और धावने। तो अगर हमें श्लोक का हिंदी अनुवाद आता है तो भी हम आसानी से उस अन्वय को सही कर सकते हैं। जैसे धावने का मतलब क्या हुआ? दौड़ने में। तो अश्वचेत वीर है, घोड़ा वीर है किसमें? धावने, दौड़ने में, तो यहाँ हम लिख देंगे धावने, ठीक। अब क्या बचा? खर, खर मतलब घर, गधा, वहने वहन करने में, वीर है इसका विशेषण, मतलब जैसे घोड़ा दौड़ने में वीर है वैसे ही गधा भी
ढोने में वीर है, क्या ढोने में? भारस्य, तो यहाँ हो जाएगा भारस्य। तो पहला काम, अगर शब्द बड़े हैं संधि विच्छेद करना है। दूसरा काम, जो शब्द आपको नीचे दे दिए गए हैं पहले से उनको काट दीजिए। तीसरा काम, जो बचे उन शब्दों में पहली लाइन में बचे हुए शब्दों को पहली लाइन में लिखिए, दूसरी लाइन में बचे हुए शब्दों को दूसरी लाइन में लिखिए। और इसके अलावा अगर मान लो कि बाई चांस अगर लास्ट वाला शब्द खाली आता है तो वहाँ आपको क्रिया वाले शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ प्रकुप्यति, इस दूसरे उदाहरण में देखिए, यहाँ प्रकुप्यति क्रिया है, प्रसीदति क्रिया है, परितोषयिष्यति क्रिया है, अस्ति क्रिया है। फिर ऊपर वाला तरीका ही हम यहाँ भी अपनाएंगे। जैसे यहाँ पर निमित्तम और उद्देश्य, मैं प्लस उ, अनुस्वार संधि में पढ़ा था कि मैं में उ मिल जाएगा, आगे स्वर होगा तो वो मिल करके उद्देश्य शब्द निकलेगा। ठीक है। इसके बाद तस्य प्लस अपगमे, दीर्घ संधि, अपगमे। फिर प्रसीदति, अकारण द्वेषी, मनः तू, और ऐसे यहाँ पर जनः तम। ये शब्द हमारे पास हो गए। अब काटते चलिए। यह दिया हुआ है, काट दिया। उद्देश्य काट दिया। प्रकुप्यति काट दिया। तस्य ये, यानी ये वाला कट गया। अब क्या बचा? अपगमे। फिर सह, ये वाला। ध्रुवम, ये वाला। प्रसीदति, ये वाला। अब क्या बचा हमारे पास? यहाँ हमारे पास बच रहा है अपगमे और यहाँ बच रहा है निमित्तम। तो यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो किसी उद्देश्य को मान करके, निमित्तम, जो किसी उद्देश्य को मान करके क्रोध करता है। तस्य स अपगमे, दूर हो जाने पर, उस कारण के दूर हो जाने पर, स ध्रुवम प्रसीदति, निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। जो किसी कारण को या किसी उद्देश्य की वजह से क्रोध करता है वह उसके दूर हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। फिर दूसरी लाइन में यस्य, ये रहा। मनः, ये रहा। अकारण द्वेषी, ये रहा। अस्ति, इसमें अस्ति जो है वो क्रिया को यानी सेंटेंस को संपूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए अस्ति दिया गया है। ठीक है। फिर यहाँ पर तम जो दिया गया है वो तम, ये रहा। फिर कथम, ये रहा। परितोषयिष्यति, ये रहा। अब क्या बचा हमारे पास? यहाँ से बचा जनः और यहाँ से बचा है तू। तो यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति, जनः तू हम चाहें तो जोड़ सकते हैं वरना ज़रूरत नहीं है। जनः तम सीधा ही हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा है, इसको आप जोड़ेंगे तो भी सही है, नहीं जोड़ेंगे तो भी सही है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ इस सेंटेंस का कर्ता क्या हुआ? जनः, और तम कर्म। जैसे हम पुस्तकम लिख रहे थे, विद्यालय में लिख रहे थे, ठीक वैसे यहाँ पर तस्य का तम बना हुआ है। ऐसे यह देखो राम में था, यहाँ यह लिखा हुआ है, कर्ता है, प्रकुप्यति क्रिया है। तो पहली चीज़, जो शब्द बड़े हैं उनका संधि विच्छेद कर लीजिए। दूसरी चीज़, जो शब्द दिए गए हैं उनको काट लीजिए। तीसरी चीज़, बचे हुए शब्दों में अगर आपको नज़र आ रहा है कि क्रिया है तो क्रिया 100% लास्ट में ही आएगी। अगर नहीं है तो बचे हुए शब्दों को आप हिंदी अनुवाद करके फिर व्यवस्थित कर सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा वीडियो, बहुत छोटी सी क्लास आपके लिए थी अन्वय को लेकर के, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ भी गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जा कर के अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं इस पर एक और क्लास या एक और वीडियो बनाने की निश्चित रूप से कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।